फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी हार्टलेस सीओ एपिसोड 25। कहानी का टाइटल है प्यार भरे पल। तो इस एपिसोड को मिस करने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और आज का आपका ये टारगेट है। तो फ्रेंड्स, चलिए कहानी को आगे स्टार्ट करते हैं। आखिर ये शांति में क्या होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ कहानी को। अथर्व और रूहानी हमेशा हमेशा के लिए शादी के बंधन में बन चुके थे और पूरी दुनिया के सामने वे पति पत्नी भी बन चुके थे। आज से उनकी नई जिंदगी की शुरुआत जो होने वाली थी, वो भी एक पति और पत्नी के रूप में। शादी हो जाने के बाद अथर्व रूहानी सभी बड़ों का आशीर्वाद लेने लगे और उनके आगे बढ़े। अथर्व ने जिंदगी में कभी भी किसी का आशीर्वाद नहीं लिया था, सिवाय अपने माँ बाप को छोड़कर। वे दोनों सबसे पहले मिस्टर ओबरॉय के पास आए और दोनों ने उनके पैर छुए। मिस्टर ओबरॉय ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया और रूहानी को अपने गले से लगा लिया। दोनों बाप बेटी ने रोना शुरू कर दिया। वे दोनों बहुत भावुक हो गए थे। रूहानी की माँ की मृत्यु के बाद रूहानी अपने पापा का बहुत ख्याल रखती थी। भले वो छोटी सी थी, लेकिन अपने पापा को समझाती थी और उन्हें कभी अकेला नहीं रहने देती थी। रूहानी का भाई आवान बहुत छोटा था जब उसकी माँ की डेथ हुई थी, इसलिए रूहानी को उसका भी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता था। रूहानी छोटी सी उम्र में ही काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ संभाल चुकी थी। वह अपने पापा की जान थी। पता नहीं उनके जाने के बाद वो अपना ख्याल कैसे रखेंगे, वो बस यही सोच रही थी। दोनों बाप बेटी ऐसे भावुक हो गए थे, एक दूसरे के गले लगकर रो रहे थे। माहौल भी काफ़ी भावुक हो गया था। सब लोग उन्हें ही देख रहे थे। सबकी आंखें नम हो गई थी। रूहानी का रोना देखकर अथर्व को बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रहा था। वह अपनी भावनाओं को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसे इतना तो पता था कि रूहानी तकलीफ में है, उसे अपने पापा को छोड़ना पड़ रहा है। पर अथर्व रूहानी को तकलीफ में नहीं देख सकता था। रूहानी कब से रो रही थी। अथर्व आगे आया, उसने रूहानी का हाथ पकड़ लिया। रूहानी ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही कोई प्रतिक्रिया की। वह अभी भी अपने पापा के गले लगकर रो रही थी। अथर्व ने रूहानी के कंधों पर हाथ रखा और कसकर उसे पकड़ लिया। वह उसे चुप करवाना चाहता था, लेकिन आज एक बेटी चुप नहीं हो सकती थी। वह अपने पापा से हमेशा के लिए दूर जो जा रही थी। लड्डू रूहानी को रोता हुआ नहीं देख सकता था, इसलिए वह हॉल के अंदर एक पिलर के पीछे छुपकर खड़ा था और रो रहा था। सबसे ज़्यादा दुखी तो लड्डू ही हो रहा था। उसकी पार्टनर, या यूँ कहे उसकी क्राइम पार्टनर, उसकी सीरियल देखने वाली पार्टनर, उसके साथ मस्ती करने वाली, उसकी हर पक पक को सुनने वाली पार्टनर, उसे छोड़कर हमेशा के लिए जो जा रही थी। लड्डू बहुत रो रहा था, लेकिन वह सबके सामने नहीं आना चाहता था। मीठी और अमान कब से लड्डू को ही ढूंढ रहे थे, लेकिन वह छुप कर रो रहा था। रूहानी अपने पापा से अलग हुई और उनका चेहरा थाम कर बोलती है, इसलिए कहा था इतनी जल्दी शादी मत करो। शादी की है तो अब जा रही हूँ, लेकिन याद रखना मेरी एक टांग इसी घर में रहेगी। आप जो छुप छुप कर मीठा खाते हैं ना, अगर आपने ऐसा किया ना तो आपकी खैर नहीं है पापा। ओबरॉय जी तो कुछ नहीं बोलने की हालत में थे, बस उसे ही देखे जा रहे थे। वह तो बस अपने रोते हुए अपनी बच्ची को, अपनी जान से प्यारी बिटिया को देख रहे थे। उन्हें रूहानी के माथे को चूमा और अथर्व से कहते हैं, मेरी बेटी का अगर कोई भी उससे गलती हो जाए तो प्लीज़ उसे माफ़ कर देना। हमेशा उसका साथ निभाना, उसे कभी अकेला मत छोड़ना। यह ज़िद्दी है, लेकिन दिल की बहुत साफ़ है। अथर्व जुनून से बोलता है, आज से यह मेरी है, सिर्फ मेरी। अथर्व की बात सुनकर रूहानी को काफ़ी अजीब से एहसास हो रहे थे। शायद उसके रोंगटे भी खड़े हो रहे थे। रूहानी ने देखा उसका भाई आवान भी खड़ा हुआ था और दुखी हो रहा था। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। रूहानी उसके पास आई तो आवान ने रूहानी को अपने गले से लगा लिया। आवान भी खूब रोया अपनी बहन के लिए। उन दोनों भाई बहन को देखकर मिशा की नज़र अथर्व पर पड़ी, जो पत्थर की तरह रूहानी के पास खड़ा था, जैसे उसे कोई फ़र्क ही ना पड़ रहा हो। लेकिन यह तो बाहरी लोगों को लगता था। अथर्व के दिल में और सीने में क्या चल रहा है, ये कोई नहीं जानता है, और किसी की मजाल ही नहीं जो अथर्व के अंदर के जज्बातों को पहचान सके। मिशा को अपनी विदाई याद आ रही थी। जब वह बहुत रो रही थी, तब अथर्व घर से बाहर कहीं चला गया था और पूरे 24 घंटे तक नहीं लौटा था। मिशा को पता था कि उसका भाई उसे इस तरह से दूर जाता हुआ नहीं देख सकता था,
इसलिए वह घर से ही चला गया था ताकि वह अपनी भावनाओं को किसी को दिखा ना सके, क्योंकि अपनी बहन की विदाई उसको भी बहुत दुख हो रही थी। सबसे मिलने के बाद रूहानी ने अपने आंसुओं को पोंछा और आवाज़ से बोलती है, उस पर पिलर के पीछे छुपा हुआ लड्डू खड़ा रहता है, उसे मेरे पास लेकर आओ, वह बहुत रो रहा है, मुझे पता है। रूहानी की बात सुनकर अवान उस पिलर के पास गया जहाँ सच में लड्डू जमीन पर बैठकर रो रहा था। अवान उसके पास आया, उसने लड्डू का हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर दिया और उसके आंसू पोंछकर बोलता है, यहाँ बैठकर अकेले अकेले कुछ नहीं होगा, तेरी रूही चाह रही है, उससे मिल ले। लड्डू के गाल और आंखें लाल हो चुकी थी। वह इतना ज़्यादा रोया था कि उसने नामे गर्दन हिला दी और कहता है, मुझे उसके पास नहीं जाना, वे तो मुझे छोड़ के भी जा रही है, अब फिर मुझसे बात भी नहीं करेगी। इतना कहकर लड्डू और रोने लगा। तभी रूहानी उसके पास पहुंची और उसने लड्डू के हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और ज़मीन पर बैठकर लड्डू को कस के अपने सीने से जो लगा लिया। रूहानी उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि लड्डू बहुत ज़्यादा रो रहा था। इतना रोना उसके लिए ठीक नहीं था, उसकी तबीयत भी ख़राब हो सकती थी। रूहानी ने शांत कराने पर भी लड्डू शांत नहीं हो रहा था। सब लोग वहाँ आ गए और लड्डू की ऐसी हालत देखकर सब लोग परेशान हो गए। मिशा आगे आई और लड्डू को अपनी गोद में ले लेती है। तभी लड्डू उसके पास नहीं गया, उसने कसकर रूहानी को पकड़ लिया और बुरी तरीके से रोने लगा। अथर्व भी काफ़ी हैरान था लड्डू को इस तरह देखकर। अथर्व आगे आया और उसने लड्डू का हाथ पकड़कर उसे रूहानी से दूर किया तो लड्डू ज़मीन पर बैठकर बुरी तरीके से रोने लगा। अथर्व ने सख्ती से बोला, स्वास्थ्य, ये क्या तरीका है? इस तरह से रहोगे तुम? यू आर अ मैन। लड्डू रोते हुए बोलता है, मुझे लुआनी चाहिए, मुझे छिपा चाहिए, उसके बिना नहीं रह सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से मैंने इसकी शक्ल देखी है और ये आज मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है। अथर्व ने लड्डू का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और कहता है, रूहानी की शादी हो चुकी है, वह अपने ससुराल जा रही है, तुम इस तरह से उसे कमज़ोर नहीं बना सकते। जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड हो, तो तुम्हें एक दूसरे की हिम्मत बननी चाहिए, ना कि इस तरह से तुम दोनों एक दूसरे को कमज़ोर बनाओ। देखो अपने आप को क्या हालत कर ली है तुमने अपनी, और देखो रूहानी को, वो किस तरीके से रो रही है। क्या तुम दोनों को अच्छा लग रहा है जब तुम दोनों को ऐसी हालत में हो और तुम दोनों को एक दूसरे पर ऐसा देखकर पूरा परिवार जो टेंशन में है उसका क्या? अथर्व की बात एकदम सही थी। रूहानी ने अपने आंसू पोंछे और खड़ी हो गई। उसने लड्डू का हाथ पकड़कर बोलती है, लड्डू इस तरह से रोते नहीं है ना, मैं तुमसे मिलने ज़रूर आती रहूँगी और तुम भी आते रहना हम दोनों से मिलने। लड्डू रोते हुए बोलता है, हम दोनों अलग हो ले, पहले तो 24 घंटे तुम्हारे पास रहता था, अब तो सिर्फ 1-2 घंटे के लिए ले पाऊँगा, फिर मैं जीऊँगा कैसे? मेरी तो छाछे अटक जाएंगी, मेरी तो भगवान मुझे दूर जा रहे हैं। लड्डू की बातें सुनकर सबको हंसी आ रही थी और वह तो रो भी नहीं रहा था सही से। ये लड़का तो सच में बहुत बड़ा ड्रामेबाज है। रूहानी ने गहरी सांस ली और कहती है, लड्डू महाराज आप चाहो उतना मुझसे मिलने आ सकते हो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा, मैं कह रही हूँ ना। लड्डू नहीं माना, फिर से ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। दीक्षा को उस पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था, ये लड़का तमाशा खड़ा कर रहा है। दीक्षा उसके पास आई और गुस्से में बोलती है, बस हो गया लड्डू, अब घर चलो। इतना कहकर दीक्षा उसे ज़बरदस्ती ले जाने लगी। तभी रूहानी बोलती है, भाभी ऐसा बर्ताव मत करो, उसकी भी क्या गलती है, वह भावुक हो गया है। दीक्षा, लेकिन इतना हंगामा कौन खड़ा करता है, सब लोग तमाशा देख रहे हैं। तभी अवनी जी आगे आई, उसने लड्डू के सिर पर हाथ रखा और प्यार से कहती हैं, बेटा एक न एक दिन तो यह दिन भी आना ही था ना, तो आज ही आ गया। तुम्हारी रूही शादी करके जा रही है, लेकिन वह तुमसे मिलने ज़रूर ही आती रहेगी। तुम भी हमारे घर पे आते रहना, चाहो तो कितने भी दिन के लिए तुम आ सकते हो, तुम्हें कोई मना नहीं करेगा, मैं खुद तुम्हें लेने आऊँगी अगर ऐसी बात है तो। लड्डू फिर भी नहीं माना और रोने लगा। उसने रूहानी को कस के पकड़ लिया। लड्डू रूहानी की सबसे बड़ी कमज़ोरी थी, वह लड्डू को इस तरीके से नहीं देख सकती थी। उसे पता था कि अब अगर लड्डू और ज़्यादा रोया
तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, उसे बुखार आ जाएगा। हालांकि लड्डू का शरीर गर्म होने लगा था। रूहानी ने गहरी सांस ली और सबकी तरफ देखकर बोलती है, अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप मना तो नहीं करेंगे ना? दरअसल मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन के लिए लड्डू हमारे साथ चले। क्या मतलब, क्योंकि मुझे पता है कि वह नहीं रह पाएगा, बहुत रोएगा और फिर उसकी तबीयत भी ख़राब हो जाएगी। सिर्फ कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, ताकि फिर से मैं उसे समझा दूँगी, फिर वह वापस अपने घर आ जाएगा। रूहानी की बात सुनकर सब लोग काफ़ी हैरान रह गए और गहरी सोच में पड़ गए। अथर्व एक बच्चे को रोते हुए तो नहीं देख सकता था। कोई कुछ बोलता, इससे पहले अथर्व अपनी रौबदार आवाज़ में बोलता है, स्वास्थ्य हमारे साथ चलेगा। अथर्व की बात सुनकर रूहानी के चैन की सांस ली। अथर्व ने हाँ बोल दिया, इसका मतलब बाकी सब भी तैयार ही है। अब रूहानी को किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं थी। अगर अथर्व ने हाँ बोल दिया है तो अभय और अवनी ने भी कोई भी दिक्कत नहीं जताई। लड्डू को साथ में लेने के लिए सब लोग रेडी हो गए। हालांकि लड्डू के माता पिता को यह पसंद नहीं था, लेकिन वे कर भी क्या सकते थे। उनका बेटा है ही इतना बड़ा ड्रामेबाज कि अगर रूहानी उसे अपने साथ नहीं ले गई तो वह रो रो के अपने आप को बीमार कर देगा। अथर्व की बात सुनकर रूहानी ने उसकी तरफ देखा तो अथर्व ने अपनी नज़रें फेर ली और सख्ती से बोलता है, क्या अब हम चल सकते हैं? शाम को मेरी एक अर्जेंट मीटिंग भी है। अथर्व ने रूहानी को इग्नोर कर दिया। ये देखकर रूहानी को काफ़ी अजीब सा दर्द हुआ जो वह बयान ही कर पा रही थी। अथर्व की बात सुनकर अभय ने ओबरॉय जी से इजाज़त ली और जल्दी से विदाई की रस्म पूरी की। रूहानी फिर से रोने लगी और अपने घर को देखने लगी। लड्डू ने रूहानी के चूनर को पकड़ा हुआ था। वह अपने मम्मी पापा के सामने तक नहीं देख रहा था। कुछ ही देर में रूहानी की विदाई हो गई और उसे गाड़ी पर बिठा दिया गया। लड्डू भी उसके पास बैठ गया। अथर्व ने ओबरॉय जी के सामने अपनी पलकें झपकाई और गाड़ी में बैठ गया तो उसने रूहानी के पास लड्डू को देखा। अथर्व को गुस्सा आने लगा। ये लड्डू उन दोनों के बीच में क्या कर रहा है? अथर्व को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अथर्व ने अभी के लिए अपने गुस्से को कंट्रोल किया और चुपचाप गाड़ी के अंदर बैठ गया। कपूर फैमिली भी वहाँ से डार्क मेंशन के लिए निकल गए थे। ओबरॉय जी भी रो रहे थे और अवान उन्हें संभाल रहा था। उनकी बेटी जो जा रही थी, वो इस घर में सिर्फ मेहमानों की तरह ही आएगी। पूरी फैमिली डार्क पेंशन के लिए निकल चुके थे। सभी गाड़ियां लाइन से बेंगलुरु की सड़कों पर ही चल रही थी। सबसे आगे अथर्व की ही गाड़ी थी, जिसमें पीछे की सीट पर अथर्व, लड्डू और रूहानी ही बैठे हुए थे। रूहानी अब रो नहीं रही थी, लेकिन वह काफ़ी उदास थी। उसे अपने पापा और भाई की बहुत याद जो आ रही थी। उसने लड्डू का हाथ पकड़ा हुआ था। लड्डू काफ़ी खुश था। उसकी दो वजह थी। एक तो यह कि वह कुछ दिनों और रूहानी के पास ही रह पाएगा और वह अपनी मीठी के साथ भी एक ही घर में रह पाएगा। लड्डू को तो डबल फायदे हो गए थे। अथर्व गुस्से में बैठा हुआ था। उसे रूहानी के साथ अकेले में वक्त नहीं मिल पा रहा था। उसने सोचा था कि शादी के बाद गाड़ी में जब वो लोग बैठेंगे तब रूहानी से बातें करेगा, लेकिन अब वह भी नहीं हो सकता था क्योंकि उन दोनों के बीच लड्डू जो बैठ गया था। कुछ देर के बाद लड्डू रूहानी की तरफ देखता है और बोलता है, रूहानी, मुझे नींद आ रही है, क्या मैं तुम्हारी गोद में अपना सिर रख लूँ? रूहानी ने हाँ कह दिया। लड्डू ने रूहानी की गोद में अपना सिर रख दिया और अथर्व की तरफ देखते हुए बोलता है, मेरे पैर लंबे नहीं हो पा रहे हैं, क्या मैं आपके पैर, अपने पैरों को आपकी गोद में रख लूँ? लड्डू की बातें सुनकर अथर्व को गुस्सा आया। उसने सीधा सीधा सख्ती से कहा, बिल्कुल भी नहीं, तुम अपनी रूहानी के पास ही रहो। लड्डू उदास हो गया और ड्रामा करते हुए बोलता है, इस भली सी दुनिया में मुझे कोई प्यार नहीं करता है। कितना मासूम हूँ मैं, लेकिन फिर भी किसी को मुझ पर प्यार नहीं आता। उल्टा सब लोग मुझ पे गुस्सा करते हैं। क्या ही कह दिया था मैंने, सिर्फ अपने नन्हे मुन्ने पैर आपकी गोद में ही तो लगना चाहता था, लेकिन आपने उसके लिए भी मना कर दिया। सही कहते हैं, दुनिया बहुत स्वार्थी है।
लड्डू की खतरनाक बातें सुनकर रूहानी ने गहरी सांसें ली और विंडोज़ के बाहर देखने लगी। वही एक बार फिर काफ़ी हैरान रह गया था। यह लड़का सच में कोई ना कोई खतरनाक बातें करता ही रहता है। अब अथर्व को और गुस्सा आया। लड्डू और ज़्यादा ड्रामा करता। इससे पहले अथर्व ने उसके छोटे पैर लेकर अपनी गोद में रख लिए और गुस्से में बोलता है, जब तक घर ना पहुँचे तब तक अपनी ज़ुबान बंद रखना, वरना तुम्हारी ज़ुबान पर मैं पटाखे रख दूंगा। अथर्व की बातें सुनकर लड्डू की तो हंसी निकल गई, लेकिन उसने अथर्व के खतरनाक चेहरे को देखकर वह चुप ही हो गया और चुपचाप अथर्व और रूहानी के गोद में ही लेटा रहा। रूहानी खामोशी से बैठी हुई थी। उसके आसपास क्या हो रहा था उससे इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो गया था कि उसे कुछ भी पता ही नहीं लग रहा था और उसे कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था। वह इतनी जल्दी शादी के लिए तैयार नहीं थी। अथर्व ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और रूहानी की तरफ देखा जो खिड़की के बाहर दिख रही थी। अथर्व उसके करीब जाना चाहता था, उससे बातें करना चाहता था, लेकिन यह लड्डू उन दोनों के बीच में ही आ रहा था। अथर्व को बहुत गुस्सा आ रहा था। वे क्या करे उसे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। उसने सीट से अपना सिर टिका लिया और आंखें बंद करके बैठा रहा। कुछ देर के बाद पूरी फैमिली डार्क मैंशन के लिए पहुंच गए। बड़ा सा दरवाज़ा खुला जिसमें से सारी गाड़ियां अंदर घुस गईं। रूहानी को कोई भी रुचि नहीं थी उसे बंगले को देखने में। वह चुपचाप बैठी हुई थी। सारी गाड़ियां बंगले के अंदर जाकर रुक गई। वहां पर ढोल नगाड़े बज रहे थे। इस घर की नई बहू जो आ रही थी। सभी लोग गाड़ियों से बाहर आए। सबसे पहले अथर्व गाड़ी से बाहर निकला और उसने लड्डू को हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाल दिया। रूहानी अपने आप ही उतरने लगी, लेकिन तभी अथर्व उसकी तरफ पहुंच गया और उसने अपना हाथ रूहानी की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन रूहानी ने इस बार उसके हाथ को नहीं पकड़ा और अपने आप ही गाड़ी से बाहर निकल गई। अथर्व को काफ़ी गुस्सा आया। ये लड़की उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थी। रूहानी गाड़ी से बाहर आई, उस बंगले को देखने लगी जहाँ पर बहुत सारे सर्वेंट्स खड़े हुए थे उनके स्वागत के लिए। रूहानी के आते ही सबके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट आ गई और ढोल नगाड़े बज रहे थे। रूहानी के ऊपर फूलों की बारिश की जा रही थी। अथर्व और रूहानी का जोड़े के साथ उसका भव्य स्वागत भी किया जा रहा था। उनका गृह प्रवेश करवाया गया। वही सब लोग घर के अंदर आ गए। रूहानी को अभी भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसके सामने बार बार उसके पापा का ही चेहरा घूम रहा था। उसे टेंशन हो रही थी कि वह अपना ख्याल कैसे रखेंगे। वह तो टाइम से दवाइयाँ भी नहीं लिया करते थे। अवनी, शीला, वैशाली रूहानी के पास आई और उसे एक जगह पर बिठा दिया। अवनी खुशी से बोलती है, चलो अब बाकी की रस्में कर लेते हैं, फिर रूहानी को भी थोड़ा आराम करने के लिए भेज देंगे, फिर थक गई होगी। सबने हाँ कह दिया, लेकिन अथर्व जोर से बोलता है, शादी हो गई, सब हो गया, अब मुझे ऑफिस के लिए जाना है, मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है। अथर्व की बातें सुनकर सब लोग हैरान रह गए, उसे देखने लगे। रूहानी भी उसे हैरानी से देख रही थी। ये इंसान ऐसा क्यों है, हर वक्त काम के पीछे ही क्यों पड़ा रहता है। अब है थोड़ा शक्ति के साथ बोलते हैं, देखो अथर्व, रस्में तो तुम्हें निभानी ही पड़ेंगी। आज एक दिन मीटिंग नहीं करोगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारी कंपनी को। अथर्व, कंपनी को तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे दिमाग को बहुत फ़र्क पड़ रहा है। पिछले 2 दिन से मेरा दिमाग हैंग हो गया है। आई वॉन्ट टू डू वर्क नाउ। अवनी, ऐसा मत करो अथर्व, तुम्हारी दुल्हन यहाँ बैठी हुई है, कम से कम आज तो गुस्सा मत करो। और छोटी सी ही तो रस्म है, उसे करना पड़ता है। चलो आओ, रूहानी के पास बैठ जाओ। लड्डू रूहानी के पास बैठा हुआ था और वह उसके कानों में बोला, मिस्टर अथर्व तो बहुत गुस्से वाले हैं, ये तो किसी की नहीं सुन रहे हैं। रूहानी, तुम इन्हें अपने कंट्रोल में कर लेना और अपने इछालों पे नचाना, ताकि ये तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे। रूहानी ने लड्डू को आंखें दिखाई और चुप रहने के लिए कहा। लड्डू चुपचाप उसका हाथ पकड़कर बैठ गया। अथर्व ने रूहानी की तरफ देखा जो चुपचाप बैठी हुई थी, जैसे उसे किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अथर्व को और ज़्यादा गुस्सा आया और वह ज़ोर से बोला, क्या रस्म करूं मैं, उसे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है।
अथर्व की बात सुनकर एक बार फिर सब लोग हैरान रह गए और रूहानी की तरफ देखने लगे, जो नजरें झुकाकर बैठी थी। अथर्व को और गुस्सा आने लगा। वह कुछ भी बोल रहा था, लेकिन रूहानी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह तो मूर्ख बन के बस चुपचाप बैठी हुई थी। अब वह अथर्व के पास आए और कहते हैं, आओ बेटा, रस्म पूरी कर लो ताकि फिर तुम और हम भी फ्री हो जाएं, अपने अपने काम में लग जाएं। देखो, एक बार अपनी बीवी की तरफ देखो, तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। वह काफ़ी थक चुकी होगी, उसे भी तो आराम की ज़रूरत है ना। अथर्व ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और रूहानी के सामने जाकर बैठ गया। फिर अवनी ने जो भी बची हुई रस्में थी वह शुरू कर दी। सबसे पहले अंगूठी ढूंढने की रस्म शुरू हो गई। उन दोनों के सामने एक सोने का बड़ा सा प्याला रखा हुआ था, जिसके अंदर दूध था और दूध के अंदर गुलाब की पत्तियाँ, उसमें अलावा कुछ सूखे मेवे भी थे। शीला ने एक सोने की अंगूठी उसी प्याले के अंदर डाल दी और उसे दूध को अच्छे से मिला दिया और बोलती है, अब तुम दोनों में से जो इस अंगूठी को पहले ढूंढेगा वही ये रस्म जीत जाएगा और उसकी ही जिंदगी भर चलेगी। तो चलो, अब तुम दोनों शुरू हो जाओ। शीला के इतना कहते ही अथर्व और रूहानी ने उस प्याले के अंदर अपना हाथ डाल दिया और अंगूठी ढूंढने लगे। उन दोनों का हाथ आपस में टकरा गया तो रूहानी अपना हाथ पीछे लेने लगी, लेकिन तभी अथर्व ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी उंगलियों को इस कदर मोड़ने लगा कि रूहानी को दर्द होने लगा। वह अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अथर्व की पकड़ काफ़ी मजबूत थी। वह बस एकटक जुनून से रूहानी को चेहरे को ही देख रहा था कि वह लड़की कितनी मशक्क़त कर रही है अपने हाथ को छुड़ाने के लिए। अथर्व के चेहरे पर डेविल स्माइल भी साफ साफ नजर आ रही थी। दोनों ही अंगूठी को ढूंढ ही रहे थे, बल्कि अथर्व रूहानी का हाथ पकड़े हुए था और रूहानी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। आसपास खड़े सब लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। सबको सब कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहा था। कुछ लोग मंद मंद मुस्का भी रहे थे तो कुछ लोग काफ़ी हैरान हो गए थे। लेकिन हमारा लड्डू महाराज चुप रहने वालों में से कहाँ था। वह ज़ोर से बोला, अरे मिस्टर अथर्व तो चीटिंग कर रहे हैं, उन्होंने लोही का हाथ पकड़ लिया। ये तो गलत है ना, आपको लोही का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए, आपको अंगूठी को ढूंढना है। लड्डू कितना बोलते ही आसपास खड़े सब लोग जोरों से हंसने लगे। वहीं अथर्व को बहुत गुस्सा आया। ये लड़का उसको हर जगह एक्सपोज कर रहा था। लड्डू के कहते ही अथर्व ने रूहानी का हाथ छोड़ दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसके जज्बातों को जाने। अथर्व के हाथ छोड़ते ही रूहानी ने अंगूठी निकाल ली और अपना हाथ बाहर ले लिया। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? आई हो पसंद आई हो। तो क्या वाकई में अथर्व का शादी के बाद ऐसे ही गुस्सा रहेगा या रूहानी अथर्व को बदल पाएगी? आखिर कैसी होगी इनकी फर्स्ट नाइट? तो स्टोरी को आगे तक सुनने के लिए स्टोरी में बने रहिए और बहुत सारे लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। और आज का जो टारगेट है उसे ज़रूर पूरा कीजिएगा। अगर आपको इनकी वेडिंग नाइट की खूबसूरत सी ऑडियो चाहिए तो चलिए स्टार्ट। मतलब अब मैं क्या ही बोलूँ, कहने का ये मतलब है। तो चलिए सुनते रहिए। हार्टलेस से हो सिर्फ चिनी FM जान के साथ।